अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, आप लोग अगली क्लास में प्रमोट हो गए हैं तो यकीनन आप लोगों ने बुक्स भी ख़रीद ली होंगी। तो आज हम उर्दू की बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने इस्लाम की तबलीग के दौरान किस कदर तकालीफ बर्दाश्त की। तो उस चैप्टर के मुतालिक हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस चैप्टर के जो मुसन्निफ हैं उनका तारुफ पढ़ेंगे जिनका नाम है मौलाना शिबली नोमानी। जिस तरह से आप लोग 7th क्लास में कोई भी चैप्टर पढ़ते थे तो हमें उसके मुसन्निफ के बारे में इल्म नहीं होता था कि उसके मुसन्निफ कौन है या किसने उस सबक को लिखा है, लेकिन अब जबकि इस बुक में हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी नज़्म पढ़ेंगे, जो गज़ल पढ़ेंगे, उन सब के मुसन्निफीन और शायरों का तारुफ जो है वो उससे पहले हम पढ़ेंगे। यानी आपको पता होगा कि ये सबक जो है इसको लिखने वाले कौन से मुसन्निफ है या ये नज़्म या गज़ल जो है उसके शायर कौन है। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर हिजरत नबवी पढ़ने वाले हैं उससे पहले उस चैप्टर के मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे जिनका नाम है मौलाना शिबली नोमानी। तो आपके पास पेंसिल और हाइलाइटर होने चाहिए ताकि आप ऑब्जेक्टिव मार्क करते जाएं और पेंसिल के साथ मीनिंग्स साथ साथ ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुसन्निफ का सने पैदाइश है 1857 और सने वफात है 1914। हाईलाइट कर ले। कस्बा बंदोल, ज़िला आजमगढ़, भारत में 1857 में पैदा हुए। यानी ये मौलाना शिबली नोमानी जो थे, जो कि एक बहुत बड़े सीरत निगार हैं। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में इन्होंने लिखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में इन्होंने लिखा। ठीक है, ये बहुत बड़े सीरत निगार, नसर निगार हैं। तो इन्हीं के बारे में ये बात हो रही है कि ये कस्बा बंदोल, ज़िला आजमगढ़, भारत में पैदा हुए। हाईलाइट कर ले, आजमगढ़ भारत, और 1857 आपको ऊपर भी हाईलाइट करवा दिए। इनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। शेख हबीबुल्लाह उनके वालिद का नाम है, इसको हाईलाइट करें। और वो क्या करते थे? वकील थे। वकील को हाईलाइट करें। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। ठीक है, अलीगढ़ कॉलेज को हाईलाइट करें और फारसी को हाईलाइट करें। यानी आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कॉलेज में फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए या फारसी के उस्ताद अलीगढ़ कॉलेज में किस मजमून के उस्ताद मुकर्रर हुए। तो दोनों तरह से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। तो अलीगढ़ और फारसी दोनों को हाईलाइट कर लें। उसके बाद है वहाँ उन्हें सर सैयद, हाली, मोहसिनुल मुल्क और आर्नल्ड की सोहबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। यानी जब इन्होंने वहाँ पे अलीगढ़ कॉलेज में ये उस्ताद थे तो वहाँ पे पहले से ही सर सैयद, हाली, मोहसिनुल मुल्क और आर्नल्ड थे जिनकी सोहबत से उन्होंने फ़ायदा उठाया। ठीक है, सोहबत यानी साथ या उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी हमराही या उनका साथ या उनके साथ मिल बैठना। ठीक है, ये सारे मीनिंग सोहबत के हो सकते हैं। तो उनकी सोहबत से उन्होंने मुस्तफ़ीद हुए, फ़ायदा उठाया। उसके बाद है 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। हाईलाइट करें 1892, आर्नल्ड को हाईलाइट करें और मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया को हाईलाइट करें। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आर्नल्ड के साथ शिबली ने किन ममालिक का सफ़र किया या इनके साथ सफ़र किया, कब, कौन से ईयर में। तो आपने ईयर को भी हाईलाइट कर लेना है। सर सैयद की वफ़ात 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। 1898 में सर सैयद की वफ़ात हुई, हाईलाइट करें, और अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देना कहते हैं नौकरी छोड़ देना। तो इस्तीफ़ा दिया और कहाँ चले गए? आज़मगढ़ चले गए। हाईलाइट करें इसको 1898 को, और आज़मगढ़ को भी हाईलाइट करें। ये भी पूछा जा सकता है कि 1898 में अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा दिया और कहाँ चले गए?
आजम गढ़ चले गए, अलीगढ़ कॉलेज को भी हाईलाइट कर लें। फिर हैदराबाद दक्कन के दायरातुल मारिफ की निजामत का ओहदा संभाला, हाईलाइट करें हैदराबाद दक्कन को, दायरातुल मारिफ को, यानी हैदराबाद दक्कन जो है, जो कि भारत का एक शहर है, वहां पे एक इदारा कायम था जिसका नाम था दायरातुल मारिफ, उसकी निजामत का ओहदा संभाला। निजामत कहते हैं इंतजाम, ठीक है, उसका ओहदा संभाला। इसी दौरान में इनकी कोशिश से लखनऊ में नदवतुल उलमा का कयाम अमल में आया, ठीक है। लखनऊ भी जो है वो हिंदुस्तान का एक शहर है और वहाँ पे एक दूसरा इदारा उनकी कोशिशों से कायम हुआ जिसका नाम था नदवतुल उलमा, हाईलाइट करें नदवतुल उलमा को और लखनऊ को भी। आखिर उम्र में आजमगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफीन कायम किया जो आज भी काम कर रहा है। आखिर उम्र का मतलब है आखिरी उम्र, ठीक है, यानी जब बुढ़ापा काफी ज्यादा उन पे तारी हो गया तो आखिरी उम्र जो थी उसमें उन्होंने आजमगढ़ में एक बहुत बड़ा इदारा, अजीम इदारा, बहुत बड़ा इदारा कायम किया जिसका नाम है दारुल मुसन्निफीन, ठीक है, हाईलाइट कर लें आजमगढ़ को और दारुल मुसन्निफीन को। और ये इदारा जो है ये आज भी हिंदुस्तान में काम कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाइए, शिबली शायर भी थे, हाईलाइट करें शायर को, लेकिन उनकी शोहरत का मदार ज्यादातर उनकी नसर पर है, नसर को भी हाईलाइट करें और शायर को भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि आप ये जो तारुफ पढ़ रहे हैं ये नसरिया अंदाज है, ठीक है, नसर के अंदाज में लिखा हुआ है। और आगे जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हिजरत नबवी है वो भी नसर का अंदाज है, ठीक है। अब बाकी सारे चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो नसरिया अंदाज होगा। नसर का मतलब है कि जिस तरह हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये नसर का अंदाज है। और एक अंदाज होता है जो हम नज्म पढ़ते हैं, नज्म या गज़ल पढ़ेंगे, जो शायरी होती है वो मतलब शेर व शायरी होती है, ठीक है, नज़मिया अंदाज होता है। और ये जो है जो हम इस तरह लाइंस में पढ़ रहे हैं ये नसरिया अंदाज है, नसरी अंदाज है। तो उनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। नसर निगारों को हाईलाइट करें तो नसर निगार का मतलब है नसर लिखने वाले, ठीक है, इसको हाईलाइट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये भी। शिबली ने अगरचे मुतनव्वे मौज़ूआत यानी मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत पर लिखा, मसलन तारीख, तनकीद, सवाने, सीरत, तज़किरा, अदब, मुआशरत, अकायद, तसव्वुफ, सियासत और सियासत पर कलम उठाया। यानी ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, यानी एक शख्स जो है उस फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मुख्तलिफ टॉपिक्स पे कुछ लिखने के लिए दिया जाता है, जैसे आपको कोई मजमून लिखने के लिए दे दिया जाए कि आप माई लीडर के ऊपर एक मजमून लिख के लाएं या चेयर के ऊपर एक मजमून लिख के लाएं, ठीक है, या हॉकी के ऊपर एक मजमून लिख के लाएं। इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स आपको दे दिए जाते हैं तो इसी तरह आप उन पर लिखते हैं। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि शिबली ने मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत के ऊपर लिखा जिनमें तारीख भी है, तारीख आपको पता है हिस्ट्री को कहते हैं, ठीक है, तनकीद, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म जो है वो ये है कि किसी नसर को, किसी इबारत को पढ़कर उसकी खूबियां और खामियां बयान करना जो है वो तनकीद कहलाता है। सवाने जो है हालात जिंदगी को कहते हैं, किसी की हालात जिंदगी पर कुछ लिखना। सीरत निगारी, सीरत यानी जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी जिंदगी के बारे में जैसे किताब लिखी गई है इस तरह से सीरत। तज़किरा जिक्र को कहते हैं, ठीक है, यानी वो किताब जिसमें नामवर शख्सियात या मशहूर शख्सियात का जिक्र हो वो तज़किरा कहलाता है, बयान कहलाता है, ठीक है। अदब लिटरेचर को कहते हैं और मुआशरत यानी मुआशरे के मुतालिक कुछ बातें। अकायद, ठीक है, अकायद यानी डिफरेंट अकायद से, अकीदे से है, जैसे हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, ठीक है, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल, इस तरह ये अकायद, ठीक है। फिर तसव्वुफ है, तसव्वुफ कहते हैं कि अल्लाह के लिए दुनिया की ख्वाहिशात को दिल से निकाल कर उसकी तरफ राग़िब हो जाना, ठीक है। इसी तरह सियासत, पॉलिटिक्स,
ٹھیک ہے. یہ سارے موضوعات جو ہیں ان پر انہوں نے لکھا, ان پر انہوں نے قلم اٹھایا, مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے. یعنی وہ جو بھی طرز اظہار کہتے ہیں, اظہار کرنے کا طریقہ, یعنی ان سارے موضوعات پر انہوں نے لکھا, لیکن ان کا جو لکھنے کا انداز تھا اس میں ادبیت کی شان موجود ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ زباندانی کی جو خصوصیات تھیں, جو ادب سے متعلق ادبی شان و شوکت ہے, ادب کا جو حسن ہے, وہ ان کی تحریروں میں ملتا ہے. جی, اس کے بعد ہے جوش بیان, یعنی بیان کرنے کا جو انداز تھا, اس میں جو طریقہ تھا, ایجاز و اختصار, چھوٹا اور مختصر ہونا, روانی و برجستگی, ٹھیک ہے, یعنی بے ساختگی اور روانی ہونا, محققانہ انداز یعنی تحقیق کیا ہوا انداز, غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں. غنائیت کہتے ہیں نغمے کی کیفیت کو, کیونکہ شاعر بھی تھے نا, تو ان کی جو تحریریں تھیں یا ان کی شاعری جو تھی اس میں ایک نغمے کی سی کیفیت تھی, ایک موسیقیت کی کیفیت موجود تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں. شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے. یعنی ان کی یہ جو ساری ادبی کوششیں تھیں, کاوشیں تھیں, ان کو ایک طرف رکھ کر قطع نظر یعنی ان کے سوا ان کا جو سب سے بڑا ادبی کارنامہ ہے وہ ان کا انداز بیان ہے, ان کا بیان کرنے کا انداز ہے. یعنی باقی ساری ان کی ادبی کاوشیں, لکھنے لکھانے کے متعلق جو کوششیں تھیں وہ ایک طرف, ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا وہ ان کا انداز بیان تھا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے. اس کے بعد ہے شبلی کی متعدد تصانیف ہے. متعدد بہت سی, تصانیف تصنیف کی جمع ہے, اور تصنیف یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا, ٹھیک ہے. اہم تصانیف میں شعر العجم 5 جلدیں, الفاروق, المامون, سیرت النعمان, الغزالی, سوانح مولانا روم, سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی شامل ہیں. یہ ساری ان کی تصانیف ہیں, ان کی کتابوں کے نام ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں. ان کو ہائی لائٹ کر لیں. ان کا یہ آبجیکٹو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی کون سی کتاب جو ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. کچھ دوسرے مصنفین کی کتابوں میں مکس کر کے پوچھ لیا جاتا ہے, یا بعض دفعہ کویسچن اس طرح سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کی 2 یا 3 تصانیف کے نام لکھیں. تو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے کہ ان کی تصانیف کون کون سی ہیں. تو شعر العجم جو ہے, جو پہلی کتاب جس پہ لکھا ہوا ہے 5 جلدیں, تو اس کی 5 جلدیں ہیں, 5 پارٹس ہیں. جس طرح آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں تو ان کی مختلف قرآن کی تفسیر کی مختلف جلدیں ہوتی ہیں, 4 یا 5 یا 6. تو اسی طرح اس کتاب کی جو انہوں نے شعر العجم لکھی, اس کی بھی 5 جلدیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو ہمارا جو سبق ہے ہجرت نبوی, اس میں مصنف کا تعارف کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کو آپ نے اچھے سے یاد, اس کی سب سے پہلے تو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. کافی مشکل الفاظ ہیں اس کے اندر, اور آپ نے اس کو بار بار ریڈ کرنا ہے. ریڈ کرنے کے بعد اس کا آبجیکٹو جو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کروایا ہے وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے, جو کہ آپ کی ڈائری ہے. اور مشکل الفاظ کے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے آپ لوگوں نے. اور الفاظ کو لکھنے کی پریکٹس جو ہے وہ آپ اس طرح سے کریں گے کہ بار بار اس کو لکھ کے چیک کریں گے. آبجیکٹو آپ کو 7 کلاس میں تو اس طرح سے تھا کہ آپ کو مارک کروا دیا جاتا تھا اور بتا دیا جاتا تھا, لیکن کیونکہ یہ 9th کی بورڈ کی بک ہے تو آپ نے اس کا سارا آبجیکٹو, اس پورے تعارف کو اچھے سے پڑھنا ہے. کوئی بھی چیز آپ سے آبجیکٹو کے طور پر پوچھی جا سکتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اچھے سے تعارف کی سمجھ آ گئی ہوگی. کل ہم انشاءاللہ سبق سیرت النبی ہجرت نبوی جو ہے انشاءاللہ وہ سٹارٹ کریں گے. Thank you.